जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद अभी तो ये अंगड़ाई है। कहावत एक चरितार्थ हो रहा है ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में। कहा जाता था बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाएगी। बच्चे के रूप में आज शिक्षक, चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी, शिक्षणेतर कर्मी बैठे हुए हैं और माँ बने हुआ है शासन का वह जिम्मेदार पद जिसके पास उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय का मंत्रालय है। परिसर, भवन, हाल, इसका उपयोग विभागीय मंत्री बतौर मुख्यमंत्री दर्जनों बार कर चुके हैं, लेकिन अस्थायी वेतन का समाधान हो जाए इसकी कोई पहल नहीं हो रही। हम बात कर रहे हैं आज महामना मदन मोहन मालवीय के सपनों के उस संसार में जहां कभी आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए नींव रखी गई गुरुकुल की और ऋषिकुल की। बावजूद इसके कि इसका उत्तरोत्तर विकास हो, केवल यह बर्बादी की कगार पर है। स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस विभाग के मंत्री हैं, वहां के शिक्षक, चिकित्सक, कर्मचारी वेतन के लिए नारे लगा रहे हैं और यह स्थिति तब है और उस परिसर की है जहां आयुष चिकित्सा पद्धति से इलाज कराने देश के कई राज्यों से लोग आते हैं। आयुष को बढ़ावा देने का तमाम दावा किया जाता है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ एक शोध संस्थान स्थापित करेंगे। हमें ऐसे वादे कहीं न कहीं बेमानी बात लगते हैं। नारा गूंज रहा है 20 दिन से ऊपर हो गया सिर्फ इसलिए कि हमारे 4 महीने का वेतन हमें दे दो। डीडीओ कोड का कोई समाधान नहीं, वेतन का कोई अस्थायी समाधान नहीं और स्थिति यहाँ तक आ रखी है कि कई परिवारों के अब चूल्हे जलने में दिक्कत है। जिम्मेदारों की अनदेखी का दंश जो ये झेल रहे हैं, इनके संबंध में हमने बातें अब तक बहुत की, शासन तक हमने बहुत चीजें पहुंचाई। आज इस ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के कैंपस डायरेक्टर से बात करेंगे कि कोरे आश्वासन पर कब तक काम चलेगा। सर, जैसा कि आज की वार्ता के अनुसार कुलपति और कुल सचिव ने कहा कि 2 दिन में वेतन बजट जारी हो जाएगा। जी देखिए, आज कुलपति और कुल सचिव हमारे सामने ही आए और उन्होंने बताया कि लगातार वो लोग कुल सचिव, स्पेशली कुल सचिव हमारे लगातार शासन में जा रहे हैं और वहाँ प्रयास कर रहे हैं वेतन निकलवाने के लिए। कल के प्रयास में उन्होंने बताया कि बहुत कुछ पॉजिटिव हो गया है और संभावना है, ठीक है, 100% तो नहीं कह सकते, संभावना है कि 1-2 दिन में वेतन आ जाएगा। लेकिन अब इसको हम 100% नहीं मान सकते, इसलिए हमने कर्मचारियों से भी कहा, इन कर्मचारियों ने भी यही कहा है कि जब तक हमारा वेतन नहीं आ जाता तब तक। तो हमारे कुलपति महोदय ने इतना कहा कि भाई थोड़ा सा मरीजों की सुविधा को देखते हुए आप अपने इस धरने को जो आप 2 बजे तक कर रहे हैं तो 12 बजे तक करिए, मरीजों की थोड़ी सी ध्यान रखिए, उनको भी दिक्कत ना हो। तो संभावना यही है कि 1-2 दिन में आ जाना चाहिए, जैसा हमारे कुल सचिव ने कहा। शासन के वित्त अनुसचिव का एक 7 बिंदु या 9 बिंदु का एक रिपोर्ट मांगी गई है। उन बिंदुओं में शिक्षक, चिकित्सक और कर्मचारी कहां तक सम्मिलित हैं? देखिए, पिछले दिनों विश्वविद्यालय में क्या हुआ है, कहाँ कहाँ अनियमितताएं हुई, इसके बारे में, लेकिन अनियमितताएं तो लगभग हर विभाग में थोड़ी ना थोड़ी होती हैं। तो हम ये नहीं कहते कि उन अनियमितताओं के कारण हमारे कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाए। ठीक है, उनकी जांच की जाए और जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई भी की जाए, लेकिन इस तरह हमारे चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी या शिक्षक वर्ग, इनका वेतन रोकना, इनके सबके परिवार कैसे चलेंगे, बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो शासन की अनदेखी मानवाधिकार का हनन है। दूसरा, वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में जो भी अधिकारी रहे हों, शिक्षक रहे हों या जो भी जिस पद पे रहे हों, उनके संदर्भ में शासन की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? ये विश्वविद्यालय स्तर की चीज है, इसमें हम आपको डिटेल बता नहीं सकते क्योंकि हमें खुद नहीं मालूम है। ये विश्वविद्यालय स्तर से जांच होनी है और विश्वविद्यालय स्तर से ही उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी है। तो अब ये विश्वविद्यालय से ही पता है।
पता किया जा सकता है। हमें तो ये भी इस बारे में ज्यादा वो भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है कि वहाँ कहाँ तक जांच पहुंची है। अब ये विश्वविद्यालय स्तर के अधिकारी ही बता सकते हैं। आंदोलन को धार दे रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के प्रदेश संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिनेश लखेड़ा जी। दिनेश लखेड़ा जी से हम जानेंगे कि अगर वेतन इस बार 4 महीने बाद जारी भी होता है और यही समस्या आगे भी बरकरार रहेगी तो ऐसे में क्या निर्णय लिया जाएगा। देश के चौथे स्तंभ हमारे पत्रकार बंधु, आप जो है हमारी बातों को बहुत बहुत ऊंची तरह से उठा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री तक ये पहुंच गई है बात। ऐसा पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री ने भी उसमें एक्शन लिया है। हम धन्यवाद करते हैं आपका। और सबसे पहले ये बात है कि मतलब ये सबसे दुखद विषय है कि कर्मचारियों को जो है वेतन के लिए बैठना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और कर्मचारी अंदर से दुखी भी हैं, व्यथित भी हैं कि जो रोगी आते हैं हमारे, उन रोगियों की सेवा करना हमारा धर्म है और हम रोगियों की सेवा करने के लिए बने हैं। इसलिए हम जो है चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा वेतन जारी हो और हम जो है अपने कामों पे जाएं। और क्या है कि शासन की और विश्वविद्यालय प्रशासन की हठधर्मिता के कारण इतना 15-20 दिन हो गए हमें, पर हम जो है रोगियों की सेवा नहीं कर पा रहे। पर हम चाहते हैं कि जैसे ही जो है हमारा वेतन जारी होगा, हमारे कर्मचारी अपने अपने कार्यों पे जाएंगे। पर हमने स्थायी समाधान मांगा है कि वेतन का स्थायी समाधान हो। जैसे आज अब कुलपति महोदय और कुल सचिव महोदय कह के चले गए कि भाई 12 महीने का बजट आ रहा है, पर उस 12 महीने के बाद क्या बजट आता रहेगा? आयुर्वेद चिकित्सा सेवा से करीब 2 दशक से अधिक समय से जुड़े हमारे नर्सिंग संवर्ग के अधिकारी हैं आनंदी शर्मा जी। मैं जानूंगा कि उनके ज्वाइनिंग से लेकर अब तक आयुर्वेद चिकित्सालय में क्या सुविधाएं बढ़ी और क्या खत्म हो गई। धन्यवाद। मेरी नौकरी 30 साल से ऊपर होने जा रही है। पहले कॉलेज हमारा स्टेट गवर्नमेंट में था तो बहुत अच्छा यहाँ पे व्यवस्थाएं थी। जब से यूनिवर्सिटी बनी है, चिकित्सालय की व्यवस्थाएं भी डगमगा गई हैं। मैं यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पद पर कार्य कर रही हूँ, ऑफिस सिटिंग कर रही हूँ। और हमारा जो यहाँ पे जो हमारा दायित्व बनता है वो बहुत घटते जा रहा है। और जो इस समय की जो ये समस्याएं हैं, ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि जो मेरा कर्मचारी है, मैं कार्य कैसे लूँ उनसे, कि वो कहते हैं कि हमें वेतन दो, हम जब भी कार्य करेंगे। ये मांगे उनकी जायज है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारा स्थायी वेतन के संबंध में स्थायी समाधान हो और जिन जो दोषी हैं यहाँ पे, जो दोषी हैं उन पे उनको सजा मिलनी चाहिए। मेरे कर्मचारियों को पुनः वेतन का समाधान करें। मेरी ये माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारा विभाग मंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ही हैं। हमारे जो भारत का असली जो चिकित्सा है वो पद्धति है, वो आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए, आयुर्वेद को ऊंचा उठाने के लिए, आयुर्वेद के लिए आज वो कर्मचारियों को भी वेतन मिलता रहे और आयुर्वेद के कर्मचारी काम करते रहे और नए नए शोध करते रहे और रोगियों की सेवा करते रहे। आंदोलन की धार तेज है, माना जा रहा है कि वेतन मिलने तक यह जारी रहेगा। आयुर्वेद, यूनानी और औषधि विभाग से हमारे बीच में के तिवारी जी हैं। मैं उनसे भी जानूंगा कि उन्होंने समर्थन तो दिया, यह समर्थन कब तक जारी रहेगा। ये नैतिक रूप से हमने अपने प्रदेश की तरफ से समर्थन दिया हुआ है। हम सभी आयुर्वेद विभाग के कर्मचारी बहुत चिंतित हैं कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय की जो वेतन रोका गया है, ये हर बार रोका जाता है। 5-5 महीने के बाद में वेतन दिया जाता है। कर्मचारी बहुत पीड़ित है और इसलिए हमारा पूरा प्रदेश का आयुर्वेद का कर्मचारी इसमें जो है अपनी अगर वेतन जल्दी नहीं मिलता है तो हमारा पूरे प्रदेश का कर्मचारी जो है इसमें भागीदारी सुनिश्चित करने पर हमें निर्णय लेना पड़ेगा। इसमें मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि ये विभाग आपके पास में है, आप इस पर जो है ठोस निर्णय लें। और आप प्रधानमंत्री जी भी आयुष मिशन को बढ़ावा दिए हुए हैं। अगर उत्तराखंड के अंदर
अंदर जो आइसोलेशन के रूप में उत्तराखंड जाना जाता है, इसमें भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं कि इसी तरह कर्मचारी अगर पीड़ित रहेगा तो आयुर्वेद का विकास कैसे होगा। हम बात हुई अभी तक आयुर्वेद शिक्षा, चिकित्सा और वेतन के समय। कल एक चर्चा उठी कि आयुर्वेद के इन अस्पतालों में औषधियों तक का अभाव है। तो हेमानंद भट्ट जी हैं, उनसे जानेंगे। धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से जो हमारी बातें, कर्मचारी की जो पीड़ा है, सरकार तक आपके द्वारा पहुंचाने के लिए आपका बहुत आभार है। श्रीमान जी, इस संस्था को बने हुए लगभग 100 साल पूरे हो चुके हैं, ऋषिकुल गुरुकुल। अब जैसा कि आपने बताया, इसकी ये तपोभूमि है। ऋषिकुल महामना मदन मालवीय ने अपने अथक प्रयासों से इसका स्थापना की। आज उस धरा पर कर्मचारी केवल अपने वेतन के लिए प्रताड़ित हो रहा है, तो इससे शर्म की बात संस्था की नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से बार बार आश्वासन देने उपरांत भी कर्मचारियों का वेतन आहरित न होना, शिक्षक संवर्ग के जो हमारे अधिकारी वर्ग हैं उनका वेतन आहरित न होना बहुत दुखद है। लगातार हड़तालें करना ये कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं चाहता है, क्योंकि हम जन सेवा के लिए, हमारी जो नियुक्ति हुई है जन सेवा के लिए है, और हम चाहते हैं कि भरसक रूप से हम दूर दराज से, राज्य से, प्रदेशों से, अन्य, आपको यह जानकर बहुत हर्ष होगा कि ऋषिकुल में देश विदेश से लोग आते हैं। उन लोगों की सेवा के लिए हमें यहाँ नियुक्त किया गया है 2015 से ही, जब से विश्वविद्यालय अपने अस्तित्व में आया है। उसके उपरांत मैं समझता हूँ कि लगातार कर्मचारी कुछ न कुछ अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आंदोलित है। छोटी छोटी चीजों को लेकर अगर कर्मचारी आंदोलित अगर रहता है तो संस्था में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। संस्था दिन ब दिन क्षीण की ओर चली जा रही है, न इसमें मेंटेनेंस की है। जैसा कि आपने बताया कि औषधि की जिस मात्रा में, जब ये संस्था निदेशक आयुर्वेद यूनानी सेवाओं की में थी, तो लगभग 600 से 700 मरीजों को हम दवाई दिया करते थे। मैं तो खैर 2017 में यहाँ पर आया हूँ, लेकिन पूर्व में जो हमारे सीनियर वर्ग हैं वो बताते हैं कि इतनी ज्यादा संख्या में लोग, देश विदेश से लोग यहाँ पर इलाज के लिए आया करते थे। अब जो औषधि कहें, संसाधन कहें, विश्वविद्यालय उपरांत इस उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय को, आयुर्वेद को बढ़ावा देने की परिकल्पना से जो विश्वविद्यालय बना है, आज की वास्तविक स्थिति देखते हुए मैं इसको व्यक्तिगत रूप से समझता हूँ कि ये गर्त की ओर जा रहा है। जब तक विश्वविद्यालय में कोई नियमित कुल सचिव ना बैठे, नियमित ISPCS कुलपति ना बैठे, तब तक मैं नहीं समझता कि इसकी दशा सुधरने वाली है। जैसा कि कर्मचारी हम इस धरने पे बैठे हैं, और हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे विभाग के मंत्री हैं, उनसे करबद्ध निवेदन है कि वेतन की समस्या जो है कर्मचारियों की, जिनसे उनकी आजीविका चलती है, उसको जल्द से जल्द आप संज्ञान लेते हुए इसका निस्तारण करने की कृपा करेंगे। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार जो इस धर्म नगरी से जुड़े रहे, कई सम्मानित अखबारों में उन्होंने सेवा दी और वर्तमान में समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, रतनमणि डोभाल जी। हम उनसे जानेंगे कि उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अधीन आने से पहले इस पूरे परिसर की क्या गरिमा थी, वह अस्तित्व क्या कायम है या नहीं। देखिए, आज तो कर्मचारी हड़ताल पे हैं। इसकी गरिमा का तो ये है कि यहाँ उत्तर प्रदेश के रहते हुए ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, 150 बेड इसमें है। इसका अपनी एक शान थी, लेकिन कुछ ग्रहण इसको लगा जब आयुर्वेद घोटाला हुआ उत्तर प्रदेश में, और तब उसकी मार अब तक ये संस्थान झेल रहे हैं। वो सरकार की नीतियों के कारण, सरकार का में जो करप्शन है उसकी नीतियों के कारण ये हो रहा है। अब नौबत ये आ गई है कि ये सरकार की जो पॉलिसी है पूरे देश में चल रही है, वो निजीकरण की, वो सब कुछ बेच देना चाहते हैं। और वो नहीं, ये कर्मचारियों का उसका वो इसकी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए सरकार नहीं है। जो कल्याणकारी राज्य के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की उस व्यवस्था से सरकार भाग रही है कि ये जिम्मेदारी हमारी है, लोगों का शिक्षा देना, लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। ये उससे जब सरकार भाग रही है, तब ये नौबत आ रही है कि आपको किसी न किसी तरीके से कर्मचारियों को और इसको असंतोष को बढ़ा, कोई सुनवाई नहीं। डेमोक्रेसी आप कहते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी करें, मदर ऑफ फादर बात नहीं करने को तैयार है।
कि बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे हम बात कर लें। तो ये अपने आप में एक तानाशाही पूर्ण रवैया है सरकारों का, और वो तानाशाही इसलिए है कि अभी आप जाएं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में, वो कर्मचारी वहां भी लड़ रहे हैं, यहाँ पर लड़ रहे हैं। बैंकिंग कर्मचारी आज पूरे देश में 50 करोड़ कर्मचारी श्रमिक जो है वो हड़ताल पे हैं इस सरकार की नीतियों के खिलाफ। ये जो छटनियां हो रही हैं, तमाम विभागों में छटनियां हो रही हैं, कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं आ रहा है। और मोदी जी आए थे कि 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे हर साल, और उन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल निपटा दिए। तो ये सरकार की पॉलिसी के तहत है। लेकिन ये जो लोग आंदोलन है, अब ये इसको बड़ा विस्तार के रूप में आज 9 तारीख को आज हड़ताल हो रही है। अभी बैंक वाले डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, मैं वहां से भी आ रहा था, गुरुकुल में भी गया हूँ। तो ये इसको अगर संगठित रूप दिया जाएगा सरकार की नीति के खिलाफ, नीति के बदलाव के खिलाफ, ये बहुत बड़ी जंग है अपने आप में श्रमिकों के देश में। और ये जो गौरव है हमारा आयुर्वेद का, एक तरफ आयुर्वेद का हब बनाने की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो हब उनके लिए बना रहे हैं बाबा रामदेव को, और ये जो हमारी ग्लोरी है जब जिसपे हम गुमान करते हैं उसका आप नाश कर रहे हैं, उसको बीमार कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ये वो उसके लिए, बाबा के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं कि इसको तबाह कर दीजिए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जनता भी इसको समझ रही है, कर्मचारी भी समझ रहे हैं, और ये इसका जो अपना गौरव है वो फिर हासिल करने का वो कर्मचारी भी उसके लिए लड़ रहे हैं। जनता भी एक दिन इनके साथ खड़ी होगी। और ये जो हमारे संस्थान है जो लोगों ने बनाया है, मदन मोहन मालवीय हैं, दूसरे जिन लोगों ने अपने घर से पैसा खर्च करके संस्थान खड़े किए हैं, उन संस्थानों पर खतरा है। और ये निजीकरण का जो नीति है सरकार की, उसके तहत ये सब हो रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।